नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ऐप में हर मंडे टेस्ट होता है और हमारा टेस्ट नंबर 29 था। यदि आप ये टेस्ट अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, जाइए फटाफट से हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कीजिए और हर मंडे तैयार रहिए। कैसे आपको टेस्ट अटेम्प्ट करना है, इस पर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका भी आपको लिंक मिलेगा, हाउ टू यूज ऐप फ्री। और ऐप में कंप्लीट पेड कोर्स भी अवेलेबल है, आप चाहे तो ले सकते हैं। टेक्निकल हेल्पर के लिए स्पेशल है। पूरे भारत में किसी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए वो कोर्स इंपॉर्टेंट रहेगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट से ऐप डाउनलोड करो, अपने आप को रजिस्टर करो और हर मंडे फ्री वाले टेस्ट अटैम्प्ट ज़रूर करो। दोस्तों, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि उस टेस्ट का सॉल्यूशन हम यूट्यूब पर प्रोवाइड करवाते हैं। कोई भी किसी भी तरह का टेस्ट में डिले होता है तो यूट्यूब पर ही नोटिफिकेशन देते हैं, इसलिए हमारे साथ यूट्यूब से भी कनेक्ट आप ज़रूर रहें। दोस्तों, जो हमारा टेस्ट है इसमें 25 प्रश्नों का हम पेपर सेट रखते हैं और सभी क्वेश्चन आपको विस्तार से इस वीडियो में हम बताएंगे। लास्ट तक ज़रूर देखना। अगर आपने टेस्ट अटेम्प्ट किया है तब भी ज़रूर देखना और नहीं किया तब भी देखिए। यदि टेस्ट अटेम्प्ट नहीं कर पाए हैं तो वीडियो से सीखने को मिल जाएगा, और टेस्ट अटेम्प्ट किया तो आपको कारण सहित उत्तर पता लगेगा कि इनका आंसर क्यों और कैसे आया। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। रिक्वेस्ट सभी से करूंगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। मैं सभी के कमेंट्स पढ़ता हूँ। एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना और आपका स्कोर कमेंट ज़रूर करना कि आपने जब टेस्ट दिया था तो आपका स्कोर कितना रहा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है कि एक डीसी 2 तार का फीडर है जिसमें प्रत्येक तार में वोल्टेज ड्रॉप 2% हो रहा है। शाखा परिपथ की ट्रांसमिशन एफिशिएंसी कितनी है, हमें बताइए। देखो, वैसे तो हिंट इन्होंने दे ही दी थी, प्रति तार वोल्टेज ड्रॉप 2% है, तो 2 तारों में ओवरऑल ड्रॉप कितना हो गया, 4%। एफिशिएंसी प्रतिशत के हिसाब से जब मानी जाती है तो हमेशा 100 मानी जाती है। 100 में से 4% ड्रॉप का निकाल दो, 96% आपका यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर हम सब का सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि किस रंग की वेवलेंथ नीले और पीले रंग के बीच की होती है। दोस्तों, प्रकाश का जो रंग होता है उसमें 7 रंगों का मिश्रण माना जाता है और इसको इंग्लिश का एक शब्द है विबग्योर शब्द, जिससे रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर आपको सब चीज़ें बिल्कुल सही से पता है तो मैं सीधा क्वेश्चन पर ले चलूँ। बी का मतलब ब्लू है और वाई का मतलब येलो है। इन दोनों के बीच में आप देखो जी और जी फॉर ग्रीन है यहाँ पर। इसका मतलब इन दोनों के बीच में जो कलर है, जो वेवलेंथ वाला कलर है, वो ग्रीन रंग है, हरा रंग है। आई होप कि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाए होंगे और इसी तरह के क्वेश्चन आपको टेक्निकल हेल्पर में देखने को ज़रूर मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर, डीसी मशीन में जो अप्रत्यक्ष टेस्ट होता है यानी इनडायरेक्ट टेस्ट होता है। अब देखो, इसमें एक तो नाम ही पता लग गया। इनडायरेक्ट टेस्ट होता कौन सा है, तो स्विनबर्न टेस्ट को इनडायरेक्ट टेस्ट यानी अप्रत्यक्ष टेस्ट कहा जाता है। वैसे डीसी मशीन की दक्षता ज्ञात करने के 4 टेस्ट होते हैं और इन चारों पर मैंने अलग अलग क्लासेस दी हुई है। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर उनको देख सकते हैं। ध्यान रखना, अप्रत्यक्ष टेस्ट में क्या है कि इसको काल्पनिक विधि भी बोलते हैं। काल्पनिक विधि का मतलब है कि इसमें केवल कल्पना की जाती है और वास्तव में ये टेस्ट हमेशा नो लोड पर किया जाता है। मतलब नो लोड पर हानियाँ ज्ञात करके फिर देखा जाता है या कल्पना की जाती है कि 1/4 लोड पर इतना होगा, हाफ लोड पर इतना हो जाएगा, फुल लोड पर इतना हो जाएगा। इसलिए नो लोड पर हम सब जानते हैं कि सीरीज मोटर कभी ऑपरेट नहीं हो सकती, तो नो लोड पर स्विनबर्न सीरीज मोटर में अप्लाई नहीं हो सकता फिर, क्योंकि सीरीज मोटर की जो गति है वो लोड के व्युत्क्रमानुपाती है। इसकी गति अनंत हो सकती है और हाई स्पीड पर आर्मेचर पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, वो अपकेंद्रीय बल क्या करेगा, उसे बाहर निकाल सकता है, आर्मेचर टूटकर बाहर आ जाएगा।
अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि एक अंडरग्राउंड केबल का इंसुलेशन प्रतिरोध। दोस्तों इंसुलेशन रेजिस्टेंस लंबाई के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखें। इंसुलेशन रेजिस्टेंस लंबाई के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल यानी व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती मतलब अपोजिट या उल्टा चलता है। मतलब लंबाई घटेगी तो इंसुलेशन प्रतिरोध बढ़ेगा और लंबाई बढ़ेगी तो इंसुलेशन प्रतिरोध घटेगा। बी उत्तर अपना यहाँ पर सही रहेगा और उम्मीद कर रहा हूँ आपको काफ़ी अच्छी चीज़ें सीखने को मिल रही है। और ये देखो 5वां क्वेश्चन, ये तो बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप यूँ समझ लीजिए। क्या कह रहे हैं, निम्न का मिलान कीजिए। स्टेनमेंटज क्या है, लोरेंटेज क्या है और लीट क्या है। देखो तीनों ही नाम मुझे लगता है आपके लिए थोड़े नए हो सकते हैं, या फिर जो बच्चे मेरे साथ पूरी तरह से कनेक्टेड है उनको ये चीज़ अच्छे से पता है। आओ इस पर डिस्कशन करते हैं। दोस्तों स्टेनमेंटज स्ट्रेसिस हानि ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है। स्ट्रेसिस हानि का फॉर्मूला होता है ना, स्ट्रेसिस नियतांक इंटू बी एम की पावर 1.6 इंटू एफ इंटू वी। तो ये फॉर्मूला जिसके द्वारा दिया गया है उसे स्टेनमेंटज फॉर्मूला ही कहा जाता है। तो पहले में सी हो जाएगा। लोरेंटेज दो होते हैं दोस्तों, एक तो है डीसी मोटर के आर्मेचर में उत्पन्न होने वाला यांत्रिक बल जो BLI साइन थीटा से ज्ञात करते हैं हम वो, और दूसरा है निरपेक्ष प्रतिरोध मापने की विधि, ठीक है। एब्सोल्यूट रेजिस्टेंस मेजरमेंट मेथड जो होता है उसको लोरेंटेज मेथड कहा जाता है। लीट जो है ये तारों का प्रकार है, मल्टी स्ट्रैंड तार होती है ना, मतलब एक तार में एक से ज़्यादा स्ट्रैंडेड वायर डाल रखी हो, मल्टी स्ट्रैंड वायर बोलते हैं उसको, वो लीट तारें कहलाती है। तो अपने हिसाब से इसका सही ऑप्शन क्या बनेगा फिर, एक जो है उसमें सी, दो जो है उसमें बी और तीन जो है उसमें ए। इस हिसाब से आपका उत्तर बनेगा बी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इंसुलेटर के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। इंसुलेटर के बारे में तो देखो आप सभी जानते होंगे। अचालक में क्या होता है, अचालक में निम्न चालकता होती है, सही बात है। बड़ा निषिद्ध अंतराल यानी एनर्जी गैप या फॉरबिडन एनर्जी गैप बड़ा होता है, तो बिल्कुल सही है। चालकों में कम, अर्धचालकों में कम, उनसे मतलब थोड़ा ज़्यादा, लेकिन मध्यम या ठीक ठाक 0.72 और 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। और जो अचालक होते हैं उनमें सबसे अधिक। धनात्मक ताप गुणांक ये गलत हो गया दोस्तों, PTC नहीं होता। इंसुलेटर जो होते हैं वो NTC होते हैं, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट वाले होते हैं। और रेजिस्टिविटी तो हाई उनकी होती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस हिसाब से अपना ऑप्शन जो बनेगा वो सी बनेगा, धनात्मक ताप गुणांक। ये ऑप्शन इसका सही नहीं है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, समान मान के n प्रतिरोध परिपथ में संयोजित है, कैसे कनेक्टेड है ये नहीं बताया हमें। वो कह रहा है कि इन प्रतिरोधकों को एक बार श्रेणी क्रम में जोड़ा, फिर समांतर क्रम में जोड़ा। जब श्रेणी क्रम में जोड़ा तब कुल रेजिस्टेंस कितना है, और जब समांतर में जोड़ा तब कुल रेजिस्टेंस कितना है, इन दोनों का अनुपात जब आप करोगे तो उत्तर कितना आएगा। माय डियर, इस तरह के क्वेश्चंस जब भी आपको देखने को मिले तो इनके लिए हमेशा मान को मान कर चलें। आप अपनी तरफ से मान को मान लिया करो, और इजी रखने के लिए मान को या तो 1 ओम लिया करो, या 10 ओम लिया करो, या 100 ओम लिया करो। हालांकि कितनी भी वैल्यू ले सकते हो, वो कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आपको 2 अलग अलग एग्जांपल देता हूँ, समझ में आ जाएगा। देखो पहला सवाल समान मान के है, मान लेते हैं कि सभी प्रतिरोध 2-2 ओम के हैं, ठीक है। n प्रतिरोध है, यानी कितने भी मान सकते हो आप। मान लेते हैं कि वो प्रतिरोध हमारे 4 है, ठीक है। जब श्रेणी क्रम में जुड़ेंगे तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा, 8 ओम, ठीक है ना। और जब समांतर क्रम में जुड़ेंगे तो रेजिस्टेंस कितना आएगा, 0.5 ओम। कैसे, R/n करो ना, 2/4 करोगे तो 1/2, 1/2 का मतलब हो गया 0.5 ओम। अब 8/0.5 को आप हल करेंगे तो आपका उत्तर आएगा 16।
अब आप ये देखो कि 4 की स्क्वायर कितनी होती है, 16, और 4 आपने क्या समझ लिया था, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोधकों का संख्या मान लिया आपने। इसका मतलब n की स्क्वायर आपका रिजल्ट हो गया। आप दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, मान लीजिए 3 रेजिस्टेंस है और प्रत्येक रेजिस्टेंस 3 ओम का है, तो श्रेणी क्रम में इनका उत्तर कितना आया, 9। समांतर में कितना आएगा, 1। हल कितना आया, 9। 3 की स्क्वायर कितना होता है, 9। बस आपका उत्तर यहाँ सी होगा कि इसका रिजल्ट हमेशा n स्क्वायर आएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ये तो काफ़ी आसान सा ही क्वेश्चन मैंने दिया था। कितने बच्चों का सही हुआ मुझे नहीं पता, मैं ऐप में सारी डिटेल चेक करूँगा, पता लग जाएगा किस बच्चे का गलत हुआ किसका सही हुआ। आइए ज़रा सवाल, 2 प्रतिरोध है जिनके मान क्रमशः A1 और A2 है, समांतर में कुल प्रतिरोध पूछा है। भाई क्या फॉर्मूला होता है, R1 × R2 बटे R1 + R2। बात इतनी सी है कि उनके मान को हमने क्या किया, R1 R2 की जगह A1 A2 दे दिया। तो मुझे नहीं लगता इसमें आपको कोई प्रॉब्लम हुई होगी, क्या क्वेश्चन आसानी से हल हो ही गया होगा। अगला सवाल, सेल टाइप ट्रांसफार्मर में लीकेज करंट को कम कैसे किया जाता है। दोस्तों सेल टाइप ट्रांसफार्मर उसको बोलते हैं जिसमें 3 अलग अलग फलक होते हैं, फलक को इंग्लिश में लिम्ब बोलते हैं, LIMB लिम्ब। और इसमें जो वाइंडिंग होती है जनरली 3 फेज के लिए काम में लिया जाता है, और इसमें जो वाइंडिंग होती है ना वो एक दूसरे के ऊपर होती है, पहले प्राइमरी और फिर सेकेंडरी, और एक दूसरे के बीच में जब वाइंडिंग दब जाती है ना तो उसको सैंडविच बोलते हैं। सैंडविच वैसे एक मिठाई का प्रकार होता है वैसे, तो उसमें क्या होता है कि आपने देखा होगा खैर कभी, है ना, तो 2 चीज़ों के बीच में जब दब जाती है उस चीज़ को सैंडविच बोलते हैं। बी उत्तर सही होगा, ठीक है, सैंडविच ऑफ HV एंड LV वाइंडिंग, ठीक है, बी उत्तर कर देना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि जो एक प्रोटेक्टिव सर्किट होते हैं उनमें बैकअप प्रोटेक्शन क्यों लगाया जाता है। देखो नाम से ही पता लग रहा है कि बैकअप प्रोटेक्शन एक रिजर्व प्रोटेक्शन होता है, और ये हमेशा तब लगता है जब प्राइमरी प्रोटेक्शन फेल हो जाता है। जनरली बैकअप जो है वो हाई करंट के लिए ही प्रोटेक्ट होते हैं, यानी अचानक धारा के मान में जब वृद्धि हो जाती है तो, जैसे शॉर्ट सर्किट कंडीशन हो गई, बी उत्तर आएगा। शॉर्ट सर्किट के लिए इसकी कंडीशन को अप्लाई किया जा सकता है। बैकअप फ्यूज जैसे बात करें 3 फेज मोटर का स्टार्टर है, तो उसमें ओवरलोड रिले होती है, और ये रिले होती है थर्मल टाइप की। तो जब मोटर धीरे धीरे ओवरलोड होती है तो लगातार हाई करंट लेती है, तो रिले गर्म हो जाती है, बाईमेटलिक स्ट्रिप होती है और मोटर को ट्रिप करवा देती है। लेकिन अगर शॉर्ट सर्किट हो गया तो करंट अचानक बढ़ती है। थर्मल रिले की एक प्रॉब्लम होती है कि ये स्लो ऑपरेशन वाली मानी जाती है, ये ट्रिप भी लेट होती है और रीसेट भी लेट होती है। इसलिए मैग्नेटिक, जैसे सर्किट ब्रेकर है तो सर्किट ब्रेकर में क्या है कि ट्रिप और क्लोज दोनों मैग्नेटिक होते हैं, इसलिए वो ट्रिप भी जल्दी होता है और रीसेट भी तुरंत हो जाता है। तो फिर हमें यहाँ क्या है, बैकअप के लिए फ्यूज़ लगाना पड़ता है। सर्किट ब्रेकर अगर लगा हुआ हो तो साथ में हमें फ्यूज़ की ज़रूरत नहीं होती है। फ्यूज़ हमेशा थर्मल ओवरलोड रिले के साथ ही लगते हैं, ब्रेकर हमेशा अकेला होता है। अगला सवाल हमारा कि किसी तार में धारा प्रवाह का परिणाम है, यानी करंट क्यों चलती है, किसके कारण चलती है। भाई सीधी सी बात है, धारा इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह तो माना जाता है कि नहीं, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब नेगेटिव आवेश का जब मूवमेंट होगा, जब वो ऋण आवेश गति करेंगे तो उस तार में से धारा चलेगी। डी उत्तर अपना सही रहेगा। बीजेटी की बाइसिंग जब होती है तो उसका ऑपरेटिंग पॉइंट को अन्य दूसरे नाम से जाना जाता है, और वो नाम है क्यूसेंट पॉइंट। पूरा नाम होता है क्यूसेंट पॉइंट, हिंदी में बोलते हैं शांत बिंदु। एक नाम तो प्रचालन बिंदु है यानी ऑपरेशन पॉइंट, और दूसरा क्यूसेंट पॉइंट, और इसको शॉर्ट में क्यू पॉइंट लिखते हैं। बीजेटी एक बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है, 3 सिरे होते हैं, 2 जंक्शन होता है, और यूँ समझ लीजिए कि 3 इसमें सेमी सेगमेंट होते हैं यानी अर्धखंड होते हैं, P, N और P। अगला सवाल है कि दर्शित परिपथ में धारा कितनी है। आपको एक सर्किट दिखाया गया, करंट पूछा गया उसमें, और उम्मीद कर रहा हूँ आपको
स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, पूरा डायग्राम थोड़ा बड़ा है लेकिन आई थिंक आप समझ पा रहे हैं। क्या किया हुआ है, बंद परिपथ है, कहीं से इसको ओपन कर लीजिए, दो सिरे पकड़ लीजिए इसके। हम मान लेते हैं कि इसको यहाँ से पकड़ लेते हैं, ठीक है ना, ये इसका पॉजिटिव एंड मान लेते हैं, ये इसका नेगेटिव एंड मान लेते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें 3 सेल जुड़े हुए दिखाए हैं और उनमें से एक सेल ये 6 वोल्ट वाला है, ये उल्टा है। देखो 12 वोल्ट और 8 वोल्ट की पोलरिटी देखो सेम है, जबकि 6 वोल्ट वाले की अपोजिट। श्रेणी क्रम में एक सेल जब उल्टा लग जाता है तो क्या होता है कि वो सही जुड़ी हुई सेलों की वोल्टेज का अपोज करता है। यानी हमारे 12 और 8 20 वोल्ट एक तरफ काम कर रहा है, 6 वोल्ट इनके अगेंस्ट काम कर रहा है। सर्किट की नेट वोल्टेज, परिणामी वोल्टेज कितनी होगी, 14 वोल्ट। हमें इस परिपथ में अप्लाइड वोल्टेज कितनी मिली, 14 वोल्ट। 3 रेजिस्टेंस से तीनों श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं, कुल प्रतिरोध कितना हो गया, R1 प्लस R2 प्लस R3, 150 प्लस 100 प्लस 30, 280। परिपथ की धारा ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, I बराबर V/R। 14 वोल्टेज है, 280 ओम है, आप उत्तर निकालेंगे 0.05 एम्पियर आएगा। अब इस क्वेश्चन में हमें जो ऑप्शन दिए गए वो मिली एम्पियर में दिए गए, 50 मिली एम्पियर उत्तर हो जाएगा। कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये क्वेश्चन समझ आया क्या, और टेस्ट में आपका सही हुआ था क्या, मुझे ज़रूर बताना, पता तो लगे बच्चे का कौन सा सही हो रहा है और कौन सा गलत हो रहा है। आगे देखो, एक क्वेश्चन फिर पूछा कि प्रतिरोध R में धारा का मान क्या है। एक सर्किट दिखाया और उसमें एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, उसकी करंट पूछ रहे हैं अपन से, ठीक है। ये देखो मैंने थोड़ा छोटा तो कर दिया, ज़्यादा ही छोटा हो गया। ये R1 R2 है, ये R3 ये R4 है, इस R का पूछ रहा है। दोस्तों ध्यान रखें, मैं आपको बता दूं, ये इस तरह का सर्किट जब भी आए तो इसको वेट स्टोन ब्रिज मान लिया करो। और वेट स्टोन ब्रिज क्या कहता है कि यदि R1/R2 का अनुपात R3 और R4 के अनुपात के बराबर हो जाता है ना, तो सेतु संतुलित कहलाता है। और ऐसे समय में इनके बीच में यहाँ कोई धारा प्रवाह नहीं होता है। वैसे देखो ना, 0.5 एम्पीयर की करंट इसमें से चल रही है, 0.5 एम्पीयर की करंट इसमें से चल रही है। इसका मतलब इन दोनों टर्मिनल्स पर जहाँ ये R जुड़ा हुआ है वहाँ पोटेंशियल सेम है। धारा तब प्रवाहित होती है जब विभव में अंतर हो, यहाँ तो विभव समान है। इसका मतलब यहाँ कोई धारा प्रवाह नहीं होगा। क्वेश्चन का आंसर आएगा आपका डी, 0 एम्पीयर करंट आपको यहाँ उत्तर करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पैनल बोर्ड में कौन सा उपसाधन होगा। देखो मोटर पैनल बोर्ड में नहीं हो सकती, सॉफ्ट मोटर के साथ है। पैनल बोर्ड में स्विच गियर ही होता है, सी उत्तर हो जाएगा। स्विच गियर जो है आपको पैनल बोर्ड में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि करंट में यदि रिपल्स का मान बढ़ता है तो इसका मतलब क्या है। रिपल्स का मतलब होता है कि एसी कंपोनेंट ज़्यादा है। जैसे हाफ वेव रेक्टिफायर का रिपल फैक्टर देखो 1.21 है ना, इसका मतलब इसमें डीसी की मात्रा कम होती है। इसे फिल्टर करने के लिए हमें ज़्यादा जो फिल्टर कंपोनेंट है वो लगाने पड़ेंगे, डी उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि हाफ वेव रेक्टिफायर में करंट का मैक्सिमम मान 8 एम्पियर है। परिपथ में एसी एमीटर लगाएंगे तो एसी वाला आरएमएस मान मापता है और आरएमएस मान हाफ वेव रेक्टिफायर में आई मैक्सिमम/2 होता है, ठीक है। धारा का आधा कर देंगे, उत्तर हो जाएगा 4 एम्पियर। आपको यहाँ 4 एम्पियर ऑप्शन कर देना है। और इसमें मान लो अगर डीसी करंट की बात होती ना, तो डीसी में कहते हैं कि वो धारा का औसत मान दर्शाता है, जो कि IM/पाई हो जाता, ठीक है। अगला जो हमारा सवाल है वो है कि सीआरओ के द्वारा कौन सी वोल्टेज मापता है। तो ये तो मैंने कई बार करवाया है। सीआरओ जो है वो पीक टू पीक वोल्टेज मापता है एसी की। फिर पीक वोल्टेज निकालो, फिर उससे आपको आरएमएस मान निकालना पड़ेगा। सीटी का बर्डन किस में देते हैं। अब बर्डन का मतलब भार होता है, भार एक तरह से रेटिंग को ही बोलते हैं। सीटी हो या पीटी हो, चाहे आपका ट्रांसफार्मर कोई भी हो, इन सब की रेटिंग वीए में ही होती है। बड़ा है तो केवीए, और बड़ा है तो एमवीए, है ना। वोल्ट एम्पियर उत्तर आ जाएगा। मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन सिंपल ही है। अगला प्रश्न, सिंगल फेज सप्लाई है, भार बैलेंस हो या अनबैलेंस, कितने वाट मीटर लगाओगे। अरे भाई सिंगल फेज सप्लाई है तो एक ही लगेगा ना। कुछ बच्चों का ध्यान ऐसे जाता है कि बैलेंस और अनबैलेंस दोनों लिख दिया तो फिर 2 वाट मीटर भी दिया आएगा। नहीं, सिंगल फेज में तो एक फेज और एक न्यूट्रल होता है।
लोड बैलेंस हो या अनबैलेंस, एक ही वाट मीटर काम करेगा ना, ये उत्तर आएगा। अगला क्वेश्चन है एनर्जी मीटर वाला। दोस्तों मैंने कई बार करवाया था, उम्मीद है आप समझ गए होंगे, फिर भी मैं एक बार छोटा सा और बता दें। देखो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि एक जो 2400 चक्कर जो है ना, उसमें एनर्जी कंज्यूम हो रही है 1 किलोवाट घंटे की। दोस्तों आप इसको किलोवाट घंटे की बजाय वाट मिनट में बदलो तो 1000 किलोवाट की जगह वाट हो जाएगा, और घंटे की जगह मिनट आप करोगे तो 60 मिनट हो जाएगा। बस 2400 बराबर कितना है, 60,000। तो एक बराबर कितना है, तो इसमें 2400 का भाग दे दो, उत्तर आएगा 25 वाट मिनट। कैलकुलेशन करके उत्तर का मिलान करना, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, ताकि आप समझो इन चीज़ों को। आप कैलकुलेशन करोगे तो ही ज़्यादा अच्छे से इसको समझ पाओगे। अगला प्रश्न, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर क्यों लगाते हैं? इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर में कौन आता है? सीटीपीटी। सीटीपीटी हाई करंट और हाई वोल्टेज के लिए होता है। इंडक्शन प्रकार के मीटर सीधे सप्लाई करंट के साथ लगा नहीं सकते क्योंकि हाई करंट है। जनरली ये कहा जाता है कि इंडक्शन टाइप का जो एम्पीयर मीटर है वो 100 एम्पीयर करंट नाप सकता है। तो फिर जब ज़्यादा धाराओं के साथ मीटर को जोड़ना है तो सप्लाई को आइसोलेट करना होगा। बी उत्तर आएगा। उपकरण को इलेक्ट्रिकली हाई वोल्टेज या हाई करंट से आइसोलेट कर देते हैं, यानी प्रत्यक्ष रूप से उस सीधी वोल्टेज के साथ उसको नहीं जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न है कि मल्टीमीटर का उपयोग करेंगे तो किस समय टेस्टिंग लीड की पोलरिटी ज़रूरी नहीं है, यानी पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान रखना कब ज़रूरी नहीं है। जब एसी वोल्टेज का मापन करेंगे ना तो पोलरिटी ज़रूरत नहीं है। डीसी वोल्टेज, डीसी करंट, इन दोनों में आपको ध्यान रखना होगा। अगला प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए, निम्न में से गलत कौन सा है, ये पूछा है। ध्यान से अगर आप पढ़ोगे तो कोई गलत नहीं है, सारे सही है। जीआई अर्थ प्लेट की मोटाई 6.30 mm है, कॉपर वाले की 3.15। अर्थ प्लेट का साइज़ 60x60 होता है, चाहे वो जीआई की हो या कॉपर की हो। रोड का साइज़ 16 mm डाया और जीआई पाइप का साइज़ 100 mm डाया होता है। तो नन अबोव आ जाएगा, इनमें कोई भी गलत नहीं है। और आगे एक चित्र दिया कि पूछा आपको कि ये प्रतीक किसका है। देखो भाई, रेजिस्टेंस है और लाइट इस पर आने का सिंबल है, इसका मतलब ये एलडीआर है। ठीक है, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर है। ये उत्तर सही हो जाएगा। बस दोस्तों यही थे आज के 25 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। कमेंट ज़रूर करके बताना आपको क्वेश्चन कैसे लगे, आपका स्कोर कितना रहा। और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ऐप डाउनलोड ज़रूर कीजिए।